हेलो तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे चैनल A100 to Z एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया था, हम आपको जो है ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए अपना अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं। और फिजिक्स आपका चल ही रहा है। आने वाले और कुछ समय के अंदर फिजिक्स को ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का और नए जोश के साथ। तो चलिए, देखो इतिहास होता क्या है। इतिहास क्या होता है, ये किसे कहा जाता है। इतिहास जैसे देखो, हमने आपको बताया था, देखो साइंस साइंस में जब हम आपको साइंस पढ़ा रहे थे, हमने आपको एक चीज़ बताई थी, किसी विशेष वस्तु के बारे में जानना ही क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, बताया था कि नहीं। ऐसे ही इतिहास भी होता है। इतिहास होता है जो हम पे बीती और हमने उनको जो है लिख दिया, या मतलब जो आप बीती जो होती है, जिसके कि आप पे कोई स्टोरी लिख दी गई, यानी कि वो आपका इतिहास था। क्या था? हिस्ट्री थी। जैसे देखो, अब इंडिया है। इंडिया कुछ समय पहले जो है अंग्रेजों का गुलाम था, तो वो क्या है? वो इतिहास ही तो है। यानी कि जो इंडिया के ऊपर बीत चुकी, जो समय व्यतीत हो चुका, उसी को हम इतिहास कहते हैं। अब इतिहास तो बहुत पुराना है, लंबे समय से चलता आ रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय तक का कौन स्टडी करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इतिहास को आसान बनाने के लिए हम जो है इतिहास को 3 पार्टीशन में स्टडी करते हैं। कौन कौन से पार्टीशन है वे देख लेते हैं। पहला होता है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक, और तीसरा होता है ऐतिहासिक। इनके बारे में बाद में डिसाइड करेंगे, पहले जान लेते हैं इतिहास का पिता कौन है, इसके कितने खंड है। ठीक है, देखो इतिहास के पिता जो होते हैं हेरोडोटस को कहा जाता है। देखो, ठीक है, पिता कौन होता है? पिता का मतलब होता है जनक, इसको जनक भी बोला जाता है। ठीक है, इतिहास के पिता या जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ये प्राग ऐतिहासिक क्या है, आदि ऐतिहासिक क्या है, और ऐतिहासिक क्या है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं इनको। देखो, इतिहास को हमने 3 काल खंडों में बांट दिया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक, प्राग ऐतिहासिक में प्राग भाई, हमने बताया ना आपको, जो व्यतीत हो चुका ह्यूमंस पर, उसी को इतिहास कहा जाता है। अभी इंडिया का है, तो चूंकि स्टडी इंडिया के बारे में करने वाले हैं, तो देखो आप मुझे एक बात बताओ। हमने आपको इतिहास 3 कालखंडों में बता दिया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में कौन से समय रखा होगा भाई? कुछ ना कुछ लिमिट तो हमने रखी होगी। इनकी लिमिट्स वे हैं, एक तो वे जिनको हम बिल्कुल ही मतलब ना जो है, मतलब उसके बारे में लिखना पढ़ना आदमी जानता नहीं था। कुल मिला के बात यहाँ है। अब जब लिखना पढ़ना नहीं जानता, तो वो लिखित में अपने प्रमाण कैसे छोड़ता कि हम आदि ऐतिहासिक में चल रहे हैं या प्राग ऐतिहासिक में चल रहे हैं? क्यों भाई? अगर जो प्राग ऐतिहासिक है हमारे पास, इसमें क्या था? इसमें था मनुष्य बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, इनकी किसी भी वस्तु से अनजान था। जैसे कैसे? अब आप ही देख लो, आज आप खाना खाते हो, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई ऐसी तकनीक विकसित हो जाए कि आपको खाना आपके पास चल कर आए, तो आपको भी अजीब लगेगा, आपको भी इच्छा होगी इसके बारे में जानने की। ठीक है, तो इसी प्रकार था मनुष्य प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर बिल्कुल हर चीज से अनजान था इंसान, बिल्कुल अनभिज्ञ, कुछ नहीं जानता था। इसीलिए जब कुछ नहीं जानता तो वो लिखेगा भी नहीं, और लिखेगा नहीं तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। इस प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें जिसमें मनुष्य क्या था? बिल्कुल अनजान था, हर चीज से अनभिज्ञ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, आदि ऐतिहासिक किसे कहते हैं? आदि ऐतिहासिक। अच्छा, आदि ऐतिहासिक में उस काल को हम रखते हैं, उस कालखंड को हम रखते हैं जिसमें मनुष्य ने पढ़ना और लिखना ये तो सीख लिया था, लेकिन इन्होंने जो लिखा वो आज हम समझ नहीं पाए। यानी कि उसको पढ़ा
लिखा तो इन्होंने, लिखा तो जा चुका है इतिहास, लेकिन इसको हम समझ नहीं पाए। इसीलिए इनकी जो कला थी यानी कि शैली थी, जो इनकी लिखने की शैली थी, उसी आधार पर हम आज भी समझते हैं। जैसे शैली क्या थी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तीर इधर को इंडिकेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब तो मैंने मान लिया ये इंडिकेट किया है कि जो है यहाँ कोई स्पेसिफिक वस्तु रखी हुई है, लेकिन अगर कोई आने जाने वाला इसको देखेगा तो वो क्या कहेगा कि ये इस डायरेक्शन में कुछ इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन की ओर जाने के लिए कह रहा है। और जबकि मैंने तो इसी मार्ग पर, यानी कि इसी जहाँ ये तीर इंडिकेट किया था वहीं पर क्या कर दिया, कोई वस्तु रख दी थी, उसी को दर्शाने के लिए तीर लगाया था। लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या अंदाजा लगाया, ये इस रास्ते की ओर जाने के लिए बोल रहा है। इसी प्रकार से आदैतिहासिक में जो भी सबूत मिले हैं उसी के आधार पर, फॉर एग्जाम्पल कहीं नर्तकी की मृत जो है प्रतिमा मिली, तो हमने क्या अनुमान लगाया? हमने अनुमान लगाया कि वे लोग नाचना भी जानते थे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने अनुमान लगाया। इसीलिए हमने बोला आदि ऐतिहासिक में लोग बाग पढ़ना लिखना तो सीख गए थे, लेकिन उनके जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वे आज तक हम समझ नहीं पाए एक्चुअल में वे कहना क्या चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं ऐतिहासिक की। देखो, ऐतिहासिक वह कालखंड है जिसमें हमने लिखा भी, पढ़ा भी और उसको समझ भी लिया। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तीर की बात कर रहा था कि भाई इस जगह हमने कोई स्पेसिफिक वस्तु रख दी और जो है इंडिकेटर लगा दिया तीर का। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसके भाव को समझ के देख, इसका जो भाव है, फॉर एग्जाम्पल ये राइट की ओर जा रहा है या लेफ्ट की ओर जाने का भाव जो है प्रस्तुत कर रहा है, तो हम यही समझे कि ये रास्ता लेफ्ट की ओर या राइट की ओर जा रहा है। जी नहीं, हमने इसको समझा कि यहाँ कोई स्पेसिफिक वस्तु रखी हुई है। यही हुआ है हमारा ऐतिहासिक काल में। ठीक है, इसी को हमने कहा है ऐतिहासिक काल। तो तीनों कालखंड समझ में आ गए। प्राग प्राग ऐतिहासिक किसको बोला? जिसमें मनुष्य ने ना तो पढ़ा लिखा, हर चीज से अनभिज्ञ था, वो कुछ नहीं जानता था। ठीक है, उसमें प्राग ऐतिहासिक को रखा, अर्थात इसके अंदर जानने की इच्छा हुई। जब ये किसी वस्तु से या जो है किसी चीज से मिला तो इसके अंदर एक जानने की इच्छा हुई। ठीक, अच्छा, आदि ऐतिहासिक में किसको रखा? जब इसके अंदर जानने की इच्छा हुई तो इसने जाना, और जानने के बाद इसने उनके बारे में लिखा। और जब इनने उस इसने मनुष्य ने इनके बारे में लिखा जो आज तक हम समझ नहीं पाए, लेकिन उनके भाव के आधार पर, भाव भाव मतलब जानते हो ना कि ये जो है इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट की ओर रास्ता जाता है। अभी इन्हें ये नहीं पता कि इसकी जगह जो है यहीं पे गड़ा हुआ है कुछ। ठीक, तो बस हम भाव को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इसकी जो भाव शैली है, इसके जो लेख पढ़े गए वे भाव चित्रात्मक थे, यानी कि जो चित्र प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, एक नर्तकी की मूर्ति मिली तो हमने अंदाजा लगाया कि वे नाचना जानते हैं। हो सकता है वे उससे कुछ और चीज प्रस्तुत करना चाहते हो। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल में उसे रख दिया, और ऐतिहासिक काल में जो हम सब कुछ जानते हैं और समझते हैं उसको ऐतिहासिक काल में रखा। तो इसके भी कुछ खंड हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या खंड है और कैसे कैसे हैं। देखो, सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर पूरा पाषाण काल। अब जब इसके अंदर जानने की इच्छा पैदा तो हो गई भाई, इसने जो है पहचानना शुरू कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज को कब तक उससे पहचान, आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लो, आप किसी चीज को जानते नहीं हो तो आप कैसे जानोगे उस चीज को? उसे नाम दोगे। इसी तरीके से उसने इनमें नाम देना शुरू किया, किसी में किसी को कुछ नाम दिया, किसी को कुछ। तो ऐसे पुरापाषाण काल आता है, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका अध्ययन हम 3 पार्टीशन में करने वाले हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, जो हमारे पास आदि ऐतिहासिक काल है, कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल है। इसके अंदर जो इस पार्टीशन का स्टडी करेंगे हम, सिंधु घाटी की सभ्यता और कांसा या हड़प्पा की सभ्यता जो आई थी हमारी सिंध नदी के किनारे, जो हमें सभ्यता मिली है, जो मेसोपोटामिया से भी पहले वाली जो सभ्यता थी, ये सभ्यता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और ऐतिहासिक काल को हम 3 चीजों में स्टडी करेंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या होता है।
देखो, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, मैंने आपको देखो कालखंड को तीन उसमें बांटा था, तीन भाग में, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक में वह काल जिसमें मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, मैंने अभी आपको बताया था, उसके अंदर अनभिज्ञ था वो, कि किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, बेचारा हर चीज को जानता नहीं था। अब कोई फॉर एग्जाम्पल आप हम ले लेते हैं, भाई एक चीज आप मुझे बताओ, अगर आप किसी चीज से अनभिज्ञ हो लेकिन आपके पास वह बार बार आ रही है, तो आप उससे पहचान बनाने के लिए आप उसको कोई नाम दोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई मोटा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति आपके पास बार बार आता है, तो आपको उसका नाम पता नहीं है, लेकिन आपने उससे बाई चांस पूछा भी नहीं, तो आप उसे क्या नाम दोगे? मोटू, मोटू नाम दे दोगे। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ नाम तो आप उसे स्पेसिफिक नाम दे दोगे, जिससे उसकी पहचान आपके माइंड को होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था, उसके अंदर मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, और जब उससे बार बार वही चीजें रिपीट होने लगी, तो उसने उससे पहचान बनानी शुरू कर दी। चलिए देखो, अब जो प्राग ऐतिहासिक था, हमने उसको तीन पार्टीशन में बांटा, पूर्वपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। देखो, जो पुरापाषाण काल था, इसके अंदर मनुष्य क्या था? इसके पुरापाषाण काल के अंदर अर्थात जो आदि मानव है, आदि मानव अभी बताया ना, जो हर चीज से अनभिज्ञ हो, ठीक है, उसको आदि मानव कहा गया। खाना बदोश था, यानी कि बस वो जो है खाद्य संग्राहक था, जो खाना, भाई भूख लगेगी। अब एक चीज मुझे बताओ, अभी किसी नवजात शिशु ने जो है जन्म लिया और उसको भूख लगी है, वो क्या कहेगा? मम्मी मुझे भूख लगी है, ऐसा कहेगा क्या? वो तो कुछ भी नहीं जानता है, अनभिज्ञ हर चीज से, तो वो क्या करेगा? वो रोना शुरू कर देगा। अब रोने का एक अलग लॉजिक होता है, उस लॉजिक के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से वो भाव प्रकट कर रहा है कि मुझे भूख लगी है, भाव भाव को देखो बस यहाँ। ठीक है, ऐसे ही जो खाना बदोश था, अब जब उसे भूख लगी तो उसे तो खाना चाहिए था, अब क्या खाना है उसे ये भी नहीं पता था, वो कुछ भी खा जाता था, कुछ भी जो मिला वही, इसीलिए उसको आदि मानव नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इससे आगे उसने इसमें एक चीज करी, इसमें आग की खोज करी। आग की खोज कैसे करी? अब जाहिर सी बात है, अगर आप जो है अपना डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपकी टांग खींचने वाले भी होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर आप कहीं अनभिज्ञ जगह गए, यानी कि अगर अनभिज्ञ जगह आप गए, तो वहां पर क्या होगा? आपको जो है, जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, वहां आपको लूट करने वाले भी मिलेंगे, जो बुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वे भी मिलेंगे। अब इसने क्या देखा? इसमें इसमें जो है हुआ क्या, जो बुरी प्रवृत्ति के जो शिकारी जानवर थे, वे इसको परेशान करने लगे आदमी को, तो उसने यहाँ पत्थरों से रगड़ के आग जलाई। अच्छा, आग किस लिए जलाई थी? अब ये जो मांस खाता था, उसको पकाने के लिए आग जलाई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भाई ये आग जो है लग गई थी, वो चिंगारी पत्तों में लग गई थी, पत्थरों को पत्थर से रगड़ रहा था, ऐसा था। ठीक, अब इसने आग से जो है, वे जो जंगली जानवर थे वे डर के भागने लगे, तो इसको एक नाम दे दिया गया प्रॉपर, उसको दे दिया गया फायर, यानी कि अग्नि, उसी को बोल दिया गया आग। इसलिए आग की खोज कौन से काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। बस आपको जो परीक्षा की दृष्टि से यही याद रखना है। ठीक है, अच्छा, मध्य पाषाण काल में देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में भी तो कुछ हुआ होगा, उसको चेक कर लेते क्या हुआ था। देखते हैं, देखो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, अब इसको जब भूख लगती थी, जो ये मानव था, देखो, जो पुरापाषाण काल वाला, जो पुरापाषाण काल वाला जो आदि मानव था, इसको भूख लगती थी। अब भूख लगने के लिए इतनी आसानी से तो भोजन मिलता नहीं, क्योंकि भोजन आपके पास चल के नहीं आता आपको, बल्कि आपको भोजन के पास चल करके जाना पड़ता। इसी तरीके से इसने शिकार, जो ये कुछ भी मिलता था खा लेता था। अब एक बात बताओ, आप हर रोज क्या सोचते हो कि अगर आज हम चपाती और दाल खा रहे हैं, यानी कि रोटी और दाल खा रहे हैं, तो कल हम क्या खाए? मटर पनीर खाए, ऐसी ऐसी चीज, यानी कि अच्छी अच्छी डिश
ट्राई करने की सोचोगे नहीं, तो इसके भी दिमाग में यही चीज़ें आने लगी कि कुछ नया किया जाए। अब जानने की इच्छा इसके अंदर पैदा होने लगी। तो इसने क्या करा, इसने छोटे छोटे हथियारों का बनाना शुरू कर दिया मध्य पाषाण काल में आके। क्यों बनाना शुरू कर दिया? अभी जो जानवर थे इसको परेशान करते थे, या तो उसे मारने के लिए, दूसरी बात या शिकार के लिए इसने जो है छोटे छोटे आकार के हथियार बनाने शुरू कर दिए। इसीलिए इसको मध्य पाषाण काल भी कहा गया। ठीक है। और इसमें एक कार्यक्रम होता था अंत्येष्टि कार्यक्रम, यानी कि जो अंतिम संस्कार होता था वो मध्य पाषाण काल से शुरुआत हो चुका था। अच्छा, अंत्येष्टि कार्यक्रम का जो जो था अंत्येष्टि कार्यक्रम, इसके विचार कैसे आया होगा आदमी के दिमाग में, आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है भाई, क्या सोच सकता था आदमी जो है, अंत्येष्टि कार्यक्रम उसने शुरू कर दिया था, तो कुछ ना कुछ तो सोच के शुरू किया ही होगा उसने। अब बिना सोचे तो, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ था। देखो, नवपाषाण में जब उसने छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया, तो अब एक बात मुझे बताओ भाई, अब कोई भी इंसान कितना अधिकतम कितना बोझ ले सकता है? और जबकि छोटे हथियार पत्थर के होते थे, पत्थर काफ़ी हैवी होता था। अब जब काफ़ी हैवी होता था, इंसान पहले जो जैसे कहते हैं ना, पुराने ज़माने के जो इंसान थे वो बहुत हैवी थे, यानी कि बढ़िया जो है उनकी लॉन्ग आयु होती थी, ये हैवी था उनका शरीर, वो इसी वजह से था। अब उस हैवी मनुष्य की भी एक लिमिट रही होगी भाई। उसने 100 किलो उठा लिया होगा, एक व्यक्ति ने 150 किलो उठा लिया, अधिकतम कितना उठा सकता था? उस लिमिट से तो पार उतरा ही होगा। अब जब लिमिट से पार उतरा तो उसे एक चीज की आवश्यकता महसूस होती है, क्या? कि अब इन्हें, जो हमारे पास ये जो सामान है, इसको एक जगह इकट्ठा करके एकत्रित करके रखा जाए, और वो रखा जाए। अब जब एक स्थान पर उसने रखना शुरू कर दिया, तो इसी के अंदर नवपाषाण काल के अंदर खोज होती है स्थायी आवास। यानी कि स्थायी का मतलब है स्टेबल आवास, यानी कि लिविंग। उसने घर की खोज कर ली भैया, रख दिए जो है इकट्ठा करके, और वहां रहने लगा। अब जब वहां रहने लगा, अब एक बात आप मुझे बताओ, क्या आप, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या सोचते होंगे? आप सोचते होंगे कि जी भैया हमें तो नौकरी मिल जाए, बस कहाँ, घर के पास कोई मिल जाए। अब जब घर के पास को मिल जाए तो उसे खाने के लिए भी तो उसने यही सोचा, और जब उसने ये सोचा तो उसने कृषि करना शुरू कर दिया। यानी कि कृषि की खोज कहाँ हुई? नवपाषाण काल में कृषि करना शुरू कर दिया। अब कृषि करेगा, अब कृषि में भाई कुछ जानवर, उसे भी तो आवश्यकता पड़ेगी कृषि के काम के लिए, पड़ेगी कि नहीं? जो हमारा आदिमानव चला रहा था, जिसको अनभिज्ञता वो सारी चीज़ों से, उसमें कुछ समझ विकसित होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब कृषि कार्य जो है करना उसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब कृषि में कुछ, भाई एक बात बताओ, अब इतना इंसान मजबूत तो है नहीं था कि जो है खेती को एकदम भाना जोतना शुरू कर देगा अपने आप है। अब चलो मान लिया, अब ये मानते हैं, अब उसने थोड़ा अपने आप कर भी लिया। अब हमारे तो माइंड ऐसा है, हमारे माइंड को जितना मिल जाए वो थोड़ा, वो तो और जानने की चेष्टा रखता है। इसी चेष्टा को खत्म करने के लिए उसने पशु पालने शुरू किए, यानी कि पशुओं से वर्क लेना शुरू किया, तो उन्हें अपने पास रखना शुरू किया। अब इसी के अंदर जब इसने पशु पालने शुरू किए, तो इसी के अंदर पहिए की खोज भी हुई। नवपाषाण काल के अंदर ही क्या हुई? पहिए की खोज। पहिए की खोज क्योंकि उसे जो अपनी फसल थी अपने आवास तक पहुंचाने वगैरह के लिए आवश्यकता पड़ी होगी, इसलिए पहिए की खोज हुई। इसी के अंदर एक चीज और, मन का बोला जाता है मटके को। मटके की भी खोज यही हुई, क्योंकि भाई भर के रखने के लिए जो है आवश्यकता पड़ी, तो मटके की खोज हुई। ठीक है। अच्छा, अगला आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल ही बहुत छोटा सा काल रहा। इसमें जो है इंसान ने क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं बस। देखो, इंसान ने इसके अंदर पाषाण काल का अंतिम समय, यानी कि जो ये पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था और नवपाषाण काल, तीनों कालों का अंतिम समय चल रहा था। अंतिम में नवपाषाण काल आया था, तो जाहिर सी बात है
नवपाषाण काल का अंतिम समय चल रहा था, उस काल के अंतिम समय को ही ताम्रपाषाण काल कहा गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या हुआ। अब ऐसा था, जो ये पत्थर के जो औजार थे, पत्थर के बर्तन, अब ये टूट जाया करते थे, तो आदमी ने इसको स्टेबल करने के लिए सोचा, भाई टूटेंगे भी तो स्टेबल करने के लिए सोचा। अब जब स्टेबल करने के लिए सोचा तो उसने खोज करनी शुरू की, उसे मिला तांबा। तो इसमें क्या खोज होगी, तांबे की खोज हो गई। अब जब तांबे की खोज हो गई तो उसने वहीं पर औद्योगिकरण शुरू कर दिया। औद्योगिकरण का मतलब है यानी कि उससे कुछ कुछ बनाना, मिला मिला के कुछ बना दिया। जो है आज पतीली बननी, कल को थाली बननी, कल को जो है कटोरी बने रही, ऐसे जो है उसने बना तांबे के बर्तन या वगैरह कुछ कुछ बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक में क्या हुआ, देखो भाई मैंने अभी आपको इतिहास बताया। सबसे पहले इतिहास के पिता बताए हेरोडेटस। इतिहास बताया 3 खंडों में विभाजित किया गया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में व्यक्ति जो क्या था, बिल्कुल अनभिज्ञ था, किसी चीज को जानता पहचानता अनजान था। जैसे आप नए शहर में एंट्री ले लो, नया नया बिल्कुल नया शहर और किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते वहां के बारे में, उसमें एंट्री ले लो, बिल्कुल ऐसा था। तो आपके अंदर क्या जिज्ञासा पैदा होगी, उसको जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। तो उसी को जानने के लिए उसने ये सब, इतना समय बीत चुका मनुष्य का। अब इसके बाद धीरे धीरे एंट्री होने लगी थी आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसको हमने बांटा हुआ है। ठीक है, वो अब तक ये भी नहीं जानता था कि वो आद्य ऐतिहासिक में एंट्री ले लेगा कभी, ऐसा चलने के बाद। ठीक, तो हमने उसको करा दिया एंट्री कहाँ, आद्य ऐतिहासिक में। चलते हैं, देख लेते हैं, जानते हैं। देखो, इस काल में मनुष्य ने पढ़ना लिखना तो सीख लिया था, परंतु उस समय के लेख पढ़े नहीं गए। अभी हमने आपको जब 3 काल खंडों के बारे में बताया था, तभी बताया था भाई मनुष्य ने पढ़ना लिखना तो इसमें सीख लिया था, क्योंकि उसने औद्योगिकरण की शुरुआत कर दी। अब जब औद्योगिकरण की शुरुआत कर दी तो उसने सोचा इनको स्टेबल बनाया जाए, इनको लिखा जाए किसी पर। भाई स्टेबल बनाने का किसी भी चीज़ को तरीका क्या है, स्टेबिलिटी लाने का उसमें तरीका बस एक ही है, उसको लिख के रख दिया जाए, वो लिखा हुआ खराब नहीं होता। क्योंकि हमारा माइंड में अगर हम याद रखेंगे, वो क्या होगा कुछ समय बाद, वो अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, भूल जाएंगे। अब दिमाग से तो आउट होगी बात। अच्छा, किसी पेन ड्राइव या चिप वगैरह में अगर भर के रख दिया तो वो कुछ समय बाद, चलने के बाद 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल खराब हो जाती है। लेकिन लिखा हुआ लेख, आपने लेख लिख दिया किसी कपड़े पे, या जो है प्रिंट करके हार्ड कॉपी बढ़िया तरीके लेमिनेशन वगैरह करके उसको रख दिया, तो वो जू का तू रखा रहेगा, कई साल तक जो है, कई साल बीत जाएंगे, उस पर दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब, जो लिखा हुआ होता है उसकी एफिशिएंसी सर्वाधिक होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी बोलते हैं दक्षता, और दक्षता होती है मतलब चलने का टाइम। चलने का टाइम कैसे, आप ऐसे ले सकते हो, कोई चीज कितने समय तक चली, यानी कि कितने समय तक उसने वर्क किया, कार्य किया, उसी को बोला जाता है दक्षता। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था, देखो इसके जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल था, इसके अंदर जो है क्या क्या आने वाला है, पहला आने वाला सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता, देखो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, देखो इसको जानते हैं। इसका नाम है सिंधु। सबसे पहले सिंधु ही तो लगता है सिंधु घाटी की सभ्यता में। अब हमारे भारत में एक नदी है सिंध नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु ही नाम है उसका भी। अब जो सिंधु नदी है, उत्तरी भारत की बात कर रहा हूँ मैं, इस एरिए में है। ठीक है, जो है ये जम्मू कश्मीर में से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, सिंधु नदी। इसी के एक तट पर जो खुदाई कर रहे थे हमारे साइंटिस्ट रेलवे की लाइन के लिए, मतलब जो भी कर्मचारी थे वे खुदाई कर रहे थे, वहाँ कुछ प्रमाण मिलने शुरू हुए। अब जब वहाँ खुदाई की गई सारे पूरे एरिए में, तो वहाँ पूरा का पूरा शहर हमें दबा हुआ मिला। उसी को नाम, क्योंकि नदी का किनारा कौन सी का था, सिंधु, तो उसी को नाम दे दिया गया सिंधु घाटी। यानी कि सिंधु नदी के किनारे वाली वस्तु, उसकी एक सभ्यता मिली। सभ्यता का मतलब होता है एक जीवन जो था वहाँ कभी रहा होगा प्राचीन समय में, उसी को नाम दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा,
चलिए आगे देख लेते हैं। देखो जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी, मैंने आपको बताया सिंधु नदी के तट पर मिली, और सर्वप्रथम जो खुदाई हुई वो हड़प्पा शहर की हुई। नाम दिया गया इसको हड़प्पा। क्या नाम दिया गया? हड़प्पा। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक बात मुझे आप लोग बताइए, भाई जो खुदाई कर रहे थे वे भी इंसान ही होंगे, जिसने जिसने इसको खोजा वो भी इंसान ही होगा, होगा कि नहीं? उनके नाम जान लेते वे कौन कौन थे। देखो इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो दी थी चार्ल्स मैनसन ने। खोजा इसको खोजा किसने था? जो खोज की थी इसकी, ये की थी जेम्स कनिंघम ने। ठीक है। जो इसका एरिया था वो कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया इसका था, यानी कि क्षेत्रफल। जो लंबाई गुणा चौड़ाई पढ़ते हो ना आप मैथमेटिशियन में, आयत का क्षेत्रफल, वो ही इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया था। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो इसका जो नामकरण किया सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा जो शहर का नामकरण किया वो किया था जॉन मार्शल ने। किसने किया? जॉन मार्शल ने। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा भारत के अंदर जो प्रथम खुदाई हुई थी वो करी थी दयाराम साहनी ने। ठीक। इस जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी इसका आकार कैसा था? इसका आकार था त्रिभुजाकार, और पूरे विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता थी ये। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।